औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। हम आज डिस्कस करेंगे एफ़आईआर के बारे में कि एफ़आईआर किसे कहते हैं, एफ़आईआर कहाँ पे दर्ज करवाई जाती है। व्यूअर्स, जब भी किसी भी इलाके में या किसी भी जगह पे कोई ना कोई ऑफेंस जो कमिट हो जाए और उस उस ऑफेंस के बारे में या उस क्राइम के बारे में जो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हम पुलिस को देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड किया जाता है, इसको हम फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफ़आईआर कहते हैं। वो कोई भी एनी ऑफेंस और एनी क्राइम विच इज़ कॉग्निजेबल बाय द पुलिस, जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो। दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी हमेशा 154 की जो है वो एफ़आईआर दर्ज की जाती है। 154 CRPC ये कहता है कि एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और क्राइम जो कि किसी भी जगह पे कमिट हो जाए, उसकी जो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है जब वो मुतलका पुलिस ऑफिशल्स के पास जाके बताई जाए तो मुतलका पुलिस ऑफिसर्स को चाहे वो हम ऑरली बताते हैं, चाहे वो हम राइटिंग में बताते हैं, या वो मुतलका ऑफिसर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में लिख कर आपके ऊपर वो बाकायदा तौर पे पढ़ के सुनाए और आप उसके साथ एग्री हों कि बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन है जो आपने मुझे पढ़ के सुनाई है, ये 100% करेक्ट है। उस इन्फॉर्मेशन को अपने एक रजिस्टर्ड में लिख ले जो कि 154 CRPC के तहत उनके पास मौजूद होता है, उसको हम एफ़आईआर का नाम देते हैं। किसी भी जगह पे जब हम एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं तो इट्स मीन कि वो जो मामला है, वो जो क्राइम जो कमिट हुआ है, वो मामला अब पुलिस के पास चला गया और पुलिस उसके पास उसको इन्वेस्टिगेट करने की मिजाज है। और जो भी सस्पेक्ट हैं, जो भी हमारे एक्यूज़्ड पर्सन हमने उस एफ़आईआर में नामज़द किए हैं, पुलिस उनको गिरफ़्तार भी कर सकती है ऑफिशियली। उसके बाद गिरफ़्तार करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और वो जो अदर जो मामलात हैं, जितने भी अदर स्टेप्स जो है चालान तक 173 की रिपोर्ट तक वो जो पुलिस वो उनको फॉलो कर सकती है। अब हम आते हैं इस तरफ के एफ़आईआर दर्ज अगर नहीं होती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जब भी हम पुलिस को जाके रिटन एप्लीकेशन मूव करते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो आजकल के हवाले से ये है कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे उन्होंने जो कंप्यूटराइज्ड निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया है, तो वो फ्रंट डेस्क जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है। हम अपनी तमाम क्राइम की जो है वो इंफॉर्मेशन या क्राइम के बारे में टोटल स्टोरी जो है हम वो एक रिड्यूस्ड करते हैं एक एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन जो है हम जाके फ्रंट डेस्क में जमा करवा देते हैं। फ्रंट डेस्क में जो जमा करवाने के बाद हमें एक रिसीविंग स्लिप मिलती है, उसके ऊपर हमारा नाम, जो एप्लीकेंट होता है उसका नाम, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, उसका ID कार्ड नंबर, उस एप्लीकेशन को जनरल डायरी नंबर लगता है, वो डायरी नंबर उसकी इंक्वायरी के लिए जो ऑफिसर तैनात किया जाता है उसकी डिटेल, और साथ में उस ऑफिसर का जो है वो नंबर दर्ज किया जाता है। अब होता क्या है, हमारे जो बाज़ मासूम और जिन लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो उस स्लिप को, जो रसीद उनको मिलती है एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, वो उसी रसीद को एफ़आईआर का नाम देते हैं। हालांकि उसको एफ़आईआर नहीं कहते। एफ़आईआर जो है वो 154 की तहत जो रजिस्ट्रेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन होगी उसको हम एफ़आईआर का नाम देते हैं। उसमें बाकायदा तौर पे उसको एक एफ़आईआर नंबर, जिसको हम मुकदमा नंबर भी कह सकते हैं, वो बाकायदा तौर पे उसके ऊपर मेंशन होता है। उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन और डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट होती है कि किस बंदे ने जो है ये एप्लीकेशन मूव की थी, उसका नाम, पता और उसकी सुकूनत, और साथ ID कार्ड नंबर प्लस उसका जो है सेल नंबर भी लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो डिटेल लिखी जाती है अबाउट ऑफेंस के, जो इसने स्टोरी बताई है उसके मुताबिक कौन सा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कमिट हुआ है। उसके बाद उसमें तारीख़ और वक़्त वक़ुआ लिखा जाता है कि ये ऑफेंस किस किस टाइम पे अंकरस हुई है। उसके अलावा जो है उसमें डिटेल मेंशन ये की जाती है कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसका और थाने का फ़ासला कितना है। उसके बाद फिर मज़ीद जो है ना वो डिटेल जो है वो उसको में शामिल की जाती हैं। अब हम आते हैं इस तरफ के, अगर एफ़आईआर पुलिस हमारी दर्ज नहीं कर रही तो हमारे पास इसकी अदर रेमेडी क्या है। जब भी हम एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, हमें वो रसीद मिल जाती है, हम उस रसीद को लेकर घर आ जाते हैं। उसके बाद हम इंक्वायरी ऑफिसर के बाद पास जो है वो बार बार जाते हैं और उसको हम डिटेल बताते हैं कि हमारे साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ये अकरेंस हुई है, तो इसके रिगार्डिंग आप एफ़आईआर दर्ज करें। लेकिन पुलिस जो है वो अगर मुतलका एक्यूज़्ड पर्सनस हैं उनके साथ साजबाज हो जाती है और पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करती, तो उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कोर्ट।
हम कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल करते हैं जो कि 22A सेक्शन 22 क्लॉज ए और बी CRPC के तहत जो है वो हम एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में वो पटिशन फ़ाइल कर देते हैं। एडिशनल सेशन जज के पास जो एडिशनल इख्तियारात होते हैं जस्टिस ऑफ पीस के, वो एज एन एग्जेक्टिव जस्टिस ऑफ पीस जो है वो उस पटिशन को इंटरटेन करता है। जब हम कोर्ट में अपीयर होते हैं उसके साथ हमने एप्लीकेशन साथ लगाई होती है, साथ वो रसीद जो हमें थाने से मिली थी उसका डायरी नंबर मेंशन किया होता है। उसके बाद हम जो है वो वकील साहब का वकालतनामा और ये चीज़ें सारी अटैच करने के बाद हम पटिशन फ़ाइल करते हैं। उसमें हम रिस्पोंडेंट रखते हैं मुतल्लिका SHO को कि इसके पास हम गए हैं, हमने ये अपनी इंफॉर्मेशन दी है, हमने ये एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। जब हम पटिशन फ़ाइल कर देते हैं बाई सेबी CRPC की, तो उस पटिशन के अगेंस्ट जो है नोटिस टू द स्टेट होते हैं। उसमें जो है पुलिस से रिपोर्ट तलब की जाती है टोटल अकरेंस के बारे में। अब ये होता है कि SP कंप्लेंट सेल जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है SP कंप्लेंट सेल का। उसमें ये है कि जो मुतल्लिका इंक्वायरी ऑफिसर होता है जो बाई सेबी की पटिशन्स को सुनता है, वो मुतल्लिका थाने में ख़ुद पहले आपकी डिटेल सुनेगा। अगर वो देखता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो दूसरी पार्टी को भी बुला के वो सुनता है। उसके बाद वो दोनों पार्टीज़ को SP इन्वेस्टिगेशन के पास लेके जाता है, जिसमें जो SP इन्वेस्टिगेशन है वो एज एन एडिशनल चार्ज विद SP कंप्लेंट सेल वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है। दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो कोर्ट को भिजवाता है, और जिसमें वो टोटल चीज़ें लिखी होती हैं, उनकी बाकायदा तौर पे दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लिखा होता है और उसकी अपनी फाइंडिंग लिखी होती है। अपनी फाइंडिंग जब आर्गूमेंट्स होते हैं कोर्ट के अंदर बाई सेबी पटिशन्स पे, दोनों पार्टीज़ यानी कि एक्यूज्ड साइड और कंप्लेनेंट साइड्स की तरफ से वकला हजरात जो हैं वो खड़े होते हैं, कौंसल वहाँ पे आर्गूमेंट्स करते हैं, और उस पुलिस रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि पुलिस ने इसके बारे में हमें ये डिटेल रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट की है, जिसमें पुलिस जो है वो एप्लीकेशन या एप्लीकेशन के एलिगेशंस के साथ एग्री भी कर सकती है और डिसएग्री भी कर सकती है। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हो रहा है तो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो अपनी पावर्स रखता है कि वो पुलिस की रिपोर्ट के साथ एग्री करे या ना करे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे है। इसके बाद जब 154 का ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है तो उसकी हम अटेस्टेड कॉपी साथ लगा के उसी थाने में जाके दोबारा वही एप्लीकेशन जो है वो मूव की जाती है और कहते हैं कि जे हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला, लिहाजा हमारी FIR दर्ज की जाए। लेट सपोज़ हमारी जो बाई सेबी की पटिशन भी डिसमिस हो गई। इसके बाद हमारे पास रेमेडी क्या है? अगर हमारी कोर्ट डिसमिस पटिशन कर देती है बाई सेबी की, तो हम जो है वो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में जाके हम आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हम उसके अगेंस्ट जो है ना रिट पटिशन फ़ाइल करते हैं, और हाई कोर्ट भी वो उस मामले को सुनती है। और अगर हाई कोर्ट भी हमारी उस एप्लीकेशन के साथ या एलिगेशंस के साथ डिसएग्री कर जाती है तो फिर उसके पास जो है ना हमारे पास कोई रेमेडी नहीं बचती। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते तो हमारे पास इसके अलावा एक और रेमेडी है जो कि सेक्शन 200 एज आ प्राइवेट कंप्लेंट, सेक्शन 200 CRPC के तहत जो है कानून हमें रेमेडी अवेल करता है। अब इसको हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, उर्दू में हम इस्तगासा कहते हैं। ये इस्तगासा फ़ाइल होता है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास। इसका जो प्रोसीजर है वो हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि इस्तगासा कैसे फ़ाइल किया जाता है, इस्तगासे के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस्तगासे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जो इस्तगासा होता है सिंपल, मैं अभी इतना ही डिटेल बता दूँ कि इस्तगासा इज़ अ प्राइवेट कंप्लेंट विच इज़ डायरेक्ट ट्रायल। कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होता है उसमें सबसे पहले जो अगर FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद बेल का प्रोसीजर आता है। बेल के बाद पुलिस 173 की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट करती है। उस 173 की रिपोर्ट्स के बाद हमारी डिटेल जो है वो वहाँ पे एविडेंस लिए जाते हैं। एविडेंस लिए जाने के बाद फिर कोर्ट ये देखती है कि आइदर ये इस बंदे को हमने कन्विक्शन देनी है, सज़ा देनी है, या इस बंदे को हमने बाइज़्ज़त बरी करना है। इसी तरह जो इस्तगासा हमारी प्राइवेट कंप्लेन है, ये डायरेक्ट ट्रायल इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्ट एविडेंस जो है ना वो कोर्ट को हम
जाके प्रोवाइड करते हैं, हम कोर्ट को एविडेंस देते हैं। और दूसरी जो हमारी अक्यूज़ड साइड है वो भी आके मुलजिम जो हैं वो अपने वकला के थ्रू अपनी एविडेंसेस पेश करते हैं। तो जो डायरेक्ट ट्रायल है इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, इसको हम प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिगासे का नाम देते हैं। तो आइंदा हमारे साथ बने, हमारे साथ वाबस्ता रहिएगा। हम इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद वीडियोस जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में और बाई सेबी की डिटेल जो है डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।